ओके, तो पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल और डिफरेंसेस को देख लिए थे। उससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देख लिए थे। तो सारा कंसेप्ट सेल का हम लोगों का क्लियर हो चुका है कि नहीं। अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? मेजरमेंट ऑफ सेल की। जब हम लोग सेल पढ़ लिए तो उसमें क्या क्या चीज़ों को मेजर करेंगे, इस चीज़ को समझा जाए। तो आज का पर्टिकुलर वीडियो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे बेस्ड है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल 3 to 5 मार्क्स तक आते हैं बोर्ड में। तो एकदम ध्यान से देखना है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किसका? मेजरमेंट। क्या क्या चीजें हम लोग मेजर करेंगे? मेजरमेंट ऑफ सेल। तो देखिए, हम लोगों के पास सेल दो है, आपको पहले से पता है। अगर नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो जाकर देखें, है ना। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें एडेड हैं। और देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक तो था हम लोगों का, जो प्रीवियस पार्ट में पढ़े हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और दूसरा था हम लोगों का इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। जबकि वहीं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं, ये चीज समझें। तो हम लोग यहां पर मेजर करते हैं ओवरऑल सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल की कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सेल पोटेंशियल दो कंडीशन में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। और दूसरा एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पोटेंशियल हो गया, ठीक है, जिसको मैं केवल और केवल सेल पोटेंशियल ही बोलूंगा, ठीक है। यही दो चीजें कैलकुलेट की जा सकती हैं कि अगर हम इतनी केमिकल एनर्जी ले रहे हैं तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, या कितना सेल का पोटेंशियल होगा, कितना पावर होगा। जैसे आप छोटे मोटे सेल देखे होंगे, बैटरी देखे होंगे, तो उस पर लिखा रहता है 2 वोल्ट 6 वोल्ट, है ना। तो उस तरीके की चीजें, कितना वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर पाएंगे किसी सेल से, यही चीज हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ई नॉट सेल से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जबकि नॉर्मल सेल पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं ई सेल, ठीक है। अब ई नॉट सेल और ई सेल में डिफरेंस क्या है भाई? तो जब हम सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करें एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे ई नॉट सेल, यानी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और जब हम लोग नॉर्मली किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर या कंसंट्रेशन पे जब आप कैलकुलेट करेंगे, एनी कंडीशन हो, तब आप उसको क्या मेंशन करेंगे? क्या? सेल पोटेंशियल। क्लियर है? अगर सेल नया होता है तो उस टाइम हम लोग उसको क्या बोल देते हैं? ईएमएफ बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो भी कैलकुलेट करने का सेम ही तरीका होगा, मतलब जीरो यूज हुआ हो तो भी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग इस चीज को समझें। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी कि ई नॉट सेल, लेट अस सपोज, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो देखे हैं, जिसमें हम लोग किसके बारे में डिस्कस किए थे? जिंक कॉपर सेल का। उसमें ना हम लोग क्या बात किए थे कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या था? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोग किए थे 0.76 वोल्ट का। जबकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या था? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल था 0.34 वोल्ट का, है ना। और स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी कि कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में हमेशा कितना होता है? तो 1 मोलर आइडियल कंडीशन लेते हैं हम लोग, है ना। 1 मोलर सॉल्यूशन रहता है, ठीक है। तो ऐसे में उस सेल का पोटेंशियल कितना था? तो हम लोग किए थे, देखिए मैं यहां पर लिखूंगा ई नॉट सेल। तो भाई देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करना। ये बात आपको पहले से पता है। अब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का मतलब ऐसा कुछ हम लोग समझ लें कि कोई चीज को हम लोग धक्का दे रहे हैं, मतलब बाहर निकाल रहे हैं। और रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हम लोग गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो
अब अगर इस चीज़ के डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस पावर से होगा, तो धक्का देने और खींचने दोनों के पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ई नॉट सेल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, है ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जा रहा था। प्लस में मैं क्या कर दूंगा, ई नॉट ऑफ रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। और वो वैल्यू हम लोगों को, ये वैल्यू कहाँ से मिल रहा था, तो ये वैल्यू हम लोगों को कहाँ से मिला था, एसआरपी सीरीज से, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज से। ठीक है, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज की वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ऑलवेज गिवन विद द क्वेश्चन, ये ध्यान रहे। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, बस हमको कैलकुलेट करने का तरीका पता होना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है कि कुछ बुक्स में इसकी वैल्यू हर क्वेश्चन के साथ नहीं दिया रहता है। क्यों नहीं दिया रहता है, क्योंकि बुक्स में पूरा टेबल दिया रहता है। इंडिविजुअल जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये वैल्यू आपको गिवन रहेगा। तो भाई आपको पता लगाना है कि ऑक्सीडाइज होने वाला कौन है और रिड्यूस होने वाला कौन है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हैं और रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं तो सिंपली दोनों को ऐड कर दें हम लोग, तो 0.76 वोल्ट प्लस 0.34 वोल्ट, ये हमारा आ जाता था 1.10 वोल्ट। यही हमारा आंसर था, है ना। इसको अगर डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज से ही हम लोग लें तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, तो देखिए, अगर मैं कहता हूं कि जिंक जब ऑक्सीडाइज होता है, Zn पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो उसका पावर कितना है, 0.76 वोल्ट। अब एनर्जेटिक जितने भी रिएक्शन होते हैं उनको हम रिवर्स कर सकते हैं। मतलब अगर इसी रिएक्शन को मैं उल्टा कर दूं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस Zn पॉजिटिव 2 गिव्स Zn, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.76 वोल्ट तो रहेगा लेकिन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका पावर इतना डोनेट करने का है तो एक्सेप्ट करने का उतना ही माइनस में हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब ये हो गया हम लोगों का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, क्योंकि ये रिडक्शन रिएक्शन का हो गया, और ये हम लोगों का ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हो गया। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को आप उल्टा कर सकते हैं, ठीक है, तो आसानी से वैल्यू मिल जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पर एसआरपी सीरीज में हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, Zn पॉजिटिव 2 ऑब्लिक Zn का, इसका मतलब क्या दिया गया, तो ये हम लोगों का रहता है रिडक्स, मतलब रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट रहता है। और ऑब्लिक के बाद जो दिया गया रहता है, ये क्या दिया रहता है, प्रोडक्ट दिया रहता है। तो ऐसे आप सोच लें कि Zn पॉजिटिव 2 से अगर Zn में कन्वर्ट हुआ है तो कैसे हुआ होगा, तो पॉजिटिव 2 चार्ज गायब हुआ है, यानी कि इसमें 2 नेगेटिव ऐड हुआ होगा, तभी तो न्यूट्रल हुआ होगा। यानी कि ये किस टाइप के रिएक्शन हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। और अगर रिडक्शन हो गया तो इसकी वैल्यू क्या दे दी गई, 0.76 वोल्ट नेगेटिव वैल्यू। ऐसे ही कॉपर का जो वैल्यू था 0.34 कैसे आया था, तो ये भी रिडक्शन का था, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, 0.34 वोल्ट। अगर दोनों रिडक्शन वाले ही वैल्यू दिए गए हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कौन ऑक्सीडाइज होने वाला है। तो अगर रिडक्शन में वैल्यू निगेटिव है, यानी कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इजीली आप ऑब्जर्व करेंगे गिवन वैल्यू में से कि निगेटिव वैल्यू किस में गिवन है। तो इसमें हम लोगों को आसानी से ऑब्जर्व हो जा रहा है कि Zn के लिए क्या है, निगेटिव वैल्यू गिवन है। तो यानी कि ये स्पीसीज क्या होने वाला है, ऑक्सीडाइज होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव वैल्यू है वो क्या है, रिडक्शन होने वाला है। लेट अस सपोज अगर दोनों वैल्यू क्या दे दिया जाए, निगेटिव में दे दिया जाए, तब कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ऐसे एग्जांपल 0.76 वोल्ट और माइनस 0.70 वोल्ट लिख देता हूँ। अगर दोनों वैल्यू किसी स्पीसीज के लिए नेगेटिव ही दिया गया हो, तो ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू कौन है भाई, ऊपर वाला ही है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज होगा और फिर इसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस होना पड़ेगा। जो कम नेगेटिव है यानी कि उसकी क्या हो गई, रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा नेगेटिव वाले से ज़्यादा हो गई।
तो ये अब रिड्यूस होगा। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही मान लीजिए अगर हम लोगों के पास क्या दे दिया गया, दोनों वैल्यू पॉजिटिव दे दिया जाए। लेट अस सपोज मैं कहता हूं 0.34 वोल्ट है और 0.40 वोल्ट है। अगर दोनों ई नॉट की वैल्यू किसी रिएक्शन में या डेटा में हम लोगों को ज़्यादा दे दिया गया, तो जिसकी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है, मोर पॉजिटिव वैल्यू मोर टेंडेंसी टू गेट व्हाट, रिड्यूस। यानी कि ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है रिडक्शन में तो वो ज़्यादा रिड्यूस होगा, यानी कि इसका हम रिडक्शन कराएंगे उस सेल में और इसका फिर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो डेटा से आपको कैसे पता लगेगा किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन है होना है, ये आपको क्लियर हो गया। लेट अस सपोज अगर आप नहीं करना चाहते हैं वैल्यू को कंपैरिजन, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूले को ही बदल लें। जो ये फॉर्मूला मैं लिखा था उसके जगह पे हम लोग दूसरा फॉर्मूला ही लिख सकते हैं। मैं क्या करूंगा, अगर मैं लिख दूं ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, दोनों वैल्यू हम लोगों को पता है। अब कैथोड पे भी हम लोगों को कौन सा वैल्यू रखना होगा, यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज वाला है, और एनोड पे भी जो होगा उसका भी क्या रखेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज का ही। तो जिंक ऑब्लिक ये जो Zn पॉजिटिव 2 ऑब्लिक Zn है, इसकी वैल्यू अगर SRP सीरीज में हम लोग देखते हैं तो निगेटिव में दिया है 0.76 वोल्ट। SRP वैल्यू ही हम लोगों को रखना है। ठीक है, और यहाँ पर Cu पॉजिटिव 2 ऑब्लिक Cu अगर हम लोग देखें तो ये 0.34 वोल्ट होता है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वैल्यू रख लूँगा, कैथोड पे होता है रिडक्शन, कॉपर का होना है रिडक्शन, ये तो हम लोगों को पता चल गया है। तो 0.34 वोल्ट ये क्या हो जाएगा, माइनस, और इसके अंदर भी माइनस है यानी कि माइनस 0.76 वोल्ट। ओवरऑल ये माइनस माइनस फिर से अगेन प्लस ही हो जाएगा, तब भी हम लोगों का कितना आएगा, 1.10 वोल्ट ही आएगा। ठीक है, तो अब इस सेल में जो हम लोग बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग क्या मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, उसका तरीका आपको पता चल गया कैसे मेजर करना है। अब बात करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, अगर कंसंट्रेशन वेरी कर दे या प्रेशर वेरी कर दे या टेम्परेचर वेरी कर दे तो हम लोग सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई सेल से। ठीक है, तो देखिए यहां पर ना बात हम लोग करते हैं ई सेल की, तो ई सेल को नॉर्मली हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते डायरेक्टली। इसके लिए एक साइंटिस्ट से जिन्होंने क्या किया, बाकायदा एक डेरिवेशन दिया जो डायरेक्टली पूछा भी जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रहे 3 मार्क्स के लिए, बोर्ड में बहुत बार डायरेक्टली पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखिए नर्स्ट इक्वेशन अगर हम लोग बात करें कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ पर छोटा सा एक सेल बना लेता हूँ। कैसा, तो जिंक कॉपर सेल का ही समझने के लिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आए इस वजह से आपको एग्जाम्पल साथ ही साथ लेकर चलना चाहिए। इमेजिन करके जब भी आप पढ़ेंगे ना, हमेशा आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। मैं यहाँ पर सेल ड्रॉ कर रहा हूँ, हमेशा विजुअलाइजेशन करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्ट ब्रिज भी इंट्रोड्यूस कर ले रहा हूँ। आई होप आप जानते होंगे सॉल्ट ब्रिज क्या है, अगर नहीं जानते हैं तो अगेन आपको क्या करना चाहिए, प्रीवियस वीडियो में जाके देखना चाहिए, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग ले रहे थे ZnSO4 सॉल्यूशन, यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग ले रहे थे CuSO4 सॉल्यूशन। अगर ये 1 मोलर कंसंट्रेशन नहीं है तब ऐसे कंडीशन में हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा नर्स्ट इक्वेशन। मैं यहाँ पे लिखूंगा, इफ वी हैव टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल in non-ideal condition कहने का मतलब क्या है भाई, तो जब कंसंट्रेशन क्या ना हो, कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो, ठीक है, किसी एक भी सेल में वेरी कर जाए। दूसरा, टेम्परेचर आइडियल ना हो, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफाइड ना हो। और हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन हो गया
टेम्परेचर हो गया, और भी कोई चीज़ का वेरिएशन आ जाए, जैसे ई नॉट सेल, हम लोगों को ई नॉट सेल की वैल्यू पहले से गिवन हो, स्पेसिफाइड हो आइडियल कंडीशन, और नॉन आइडियल कंडीशन में हम लोगों को चेंजेस मिले। इसमें ना एक बात ध्यान रहे, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनाया जाता है कंसंट्रेशन में वेरी करके ही बनाया जाता है। रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस रखता है, कंसंट्रेशन में बार बार वेरी करता है कि अगर इधर का कंसंट्रेशन 0.01 कर दिए, 0.01, इधर का 1 कर दिए, या इधर का 2 कर दिए, इधर का 0.02 कर दिए, तब उस कंडीशन में क्या चेंजेस आएंगे। ऐसे में जब भी हम लोगों को सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा, हम क्या अप्लाई करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। समझ में आ गया, कंसंट्रेशन का वेरिएशन, और वही कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर दिया हो, आइडियल दिया हो, तो क्या लगा देंगे आप, ई नॉट सेल का कंसेप्ट जो अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो देखिए ये सेल कितना काम करेगा, ये कैसे डिपेंड करेगा, तो आप कितना काम करते हैं, कितना वर्क करते हैं, ये कैसे पता चलेगा भाई। तो आप जो भी फूड्स लेते हैं, जो भी चीज़ें खाते हैं, उससे कुछ बॉडी में एनर्जी जनरेट होती होगी, है ना। उसमें से क्या होता होगा, कुछ तो एनर्जी बॉडी को नेसेसरीली चाहिए होगा, चाहे वो हार्ट को चलाने के लिए या बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को चलाने के लिए। कुछ फ्री एनर्जी होगा और उसी से हम लोग काम करते हैं। जैसे ही फ्री एनर्जी खत्म होने लगता है, हम लोगों को थकान होना, महसूस होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी चीज कितना वर्क करता है, अपने फ्री एनर्जी के इक्वल। तो नर्स क्या कहते हैं, वर्क डन जो होगा, वर्क डन ऑफ द सेल इसके बराबर होगा भाई, तो फ्री एनर्जी के बराबर होगा, फ्री एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, चलिए ये एक कंसेप्ट ध्यान में रहे। अब अगर आप थर्मोडायनामिक्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा फ्री एनर्जी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, जी से रिप्रेजेंट करते थे, और वर्क डन को किससे रिप्रेजेंट करते थे, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते थे। तो यानी कि डब्ल्यू इक्वल्स टू जी हो गया। इतना तो हमको कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्क करता कौन है, तो वर्क सेल करता है। अब केमिस्ट्री में हम लोग क्या कहते हैं, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो W की वैल्यू हम लोग कैसा कंसीडर करेंगे भाई, W की वैल्यू हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि सिस्टम से एनर्जी का लॉस हो रहा होगा, जबकि फिजिक्स में ये वैल्यू हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, है ना। तो यहां पर हम लोगों को W की वैल्यू कैसे कंसीडर करनी होगी, तो नेगेटिव कंसीडर करनी होगी। मैं इधर मेंशन कर देता हूं, यानी कि अब मैं लिख सकता हूं G इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, अब ये कहां से आया, माइनस यहां से आया, और G इक्वल्स टू डब्ल्यू कहां से आया, तो ये आया। चलिए अब अगर हम लोग ये बात करें कि वर्क डन ऑफ अ सेल कितना होगा, वर्क डन ऑफ अ सेल कितना होगा भाई, तो जितना चार्ज हम लोगों का हो, टोटल चार्ज, तो मैं यहाँ पे करूंगा टोटल चार्ज, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस हो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये फिजिक्स में फॉर्मूला भी आप लोग पढ़े होंगे। तो टोटल चार्ज हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, तो 1 फैराडे चार्ज होता है और जितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, तो NF हो गया ये। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो E से, यानी कि मैं लिख सकता हूं W इक्वल्स टू NFE। लेकिन चूंकि वर्क कौन कर रहा है, सेल कर रहा है, इस वजह से हम लोगों को नेगेटिव साइन लेना है, तो W इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा माइनस NFE। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से सॉल्व हो जाते हैं। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंशन कर देता हूँ। अब अगर G इक्वल्स टू में हम लोग रखें माइनस NFE, तो मैं यहाँ पर G यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी के जगह पे भी मैं लिख सकता हूँ NFE। ठीक है, तो ये भी हम लोगों का इंपॉर्टेंट ही है, चाहे गिब्स फ्री एनर्जी पूछ दे सेल का, या फिर W पूछ दे, वर्क डन पूछ दे आपसे सेल का। ठीक है, अब चलिए इक्विलिब्रियम में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। इक्विलिब्रियम चैप्टर क्लास 11th में क्या था, तो G इक्वल्स टू हम लोग करते हैं G नॉट प्लस RT ln Q। ठीक है, Q क्या था, रिएक्शन कोसेंट, या आप क्या कह सकते हैं G इक्वल्स टू G नॉट प्लस RT और ln
केसी कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग यहाँ पर जी की वैल्यू पुट करने वाले हैं। फिलहाल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हम लोग देखें, केसी हम लोग कैसे निकालते थे, तो इसका फॉर्मूला होता था हम लोगों के पास प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अभी इसको भी निकालना हम लोग सीखेंगे, कैसे निकालेंगे। फिलहाल हम लोगों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं इसको कैसे लिख दूंगा, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ऐसे मेंशन कर देता हूं। यानी कि अब मैं लिख सकता हूं G इक्वस टू जी नॉट प्लस RT और Ln, और यहाँ पर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब अगर हम लोग G की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, तो G की वैल्यू क्या थी हम लोगों के पास, तो G की वैल्यू थी हम लोगों के पास -NFE, है ना। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा -NFE, और ये सेल की बात हो रही है तो सेल भी लिख दिया जाए। फिर यहाँ पर -NFE और नॉट है, स्टैंडर्ड है, तो मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड लिख दूंगा, है ना। प्लस में क्या हो जाएगा भाई, तो RT हो जाएगा और Ln हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हो जाएगा। अगर हमें ई सेल कैलकुलेट करना है तो इस NF को राइट हैंड साइड में लेकर आना पड़ेगा। इधर मल्टीप्लीकेशन है तो इधर डिवीजन में आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ई सेल इक्वल्स टू -NFE नॉट सेल अपॉन क्या हो जाएगा भाई, तो -NF, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस RT और Ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोगों को डिवीजन देना पड़ेगा -NF से। क्लियर है, तो ये -NF से -NF तो कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं आगे लिखूंगा ई सेल इक्वस टू क्या हो गया था, तो ई नॉट सेल आ रहा है, ई सेल इक्वस टू ई नॉट सेल, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया है तो माइनस, और हम लोगों के पास क्या है देखिए, तो RT Ln अपॉन NF, RT Ln अपॉन NF, और यहाँ पे क्या था हम लोगों के पास, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब अगर हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं लॉग में, तो 2.303 लॉग बेस 10 इक्वस टू क्या होता है, Ln होता है। तो इसको लॉग बेस 10 में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, लॉग बेस E होता है, Ln बेस E होता है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ई सेल इक्वस टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लॉग, और बेस 10 चलेगा अब, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर N जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रेडॉक्स रिएक्शन में ट्रांसफर होगा। तो मैं यहाँ पे पूरी बात लिख देता हूँ, ट्रांसफर ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ द सेल। ठीक है, सेल में रेडॉक्स रिएक्शन के ड्यूरेशन में जो जितने इलेक्ट्रॉन, जितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे वो, और F क्या था, तो फैराडे था। तो फैराडे की वैल्यू कांस्टेंट ही है। टेम्परेचर अगर हम लोग आइडियली ले लें 25 डिग्री सेल्सियस, और R गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर सारे वैल्यू को पुट कर दूं, बस N जो है वही चेंजेबल है तो उसको N ही रहने दिया जाए। तो ई सेल इक्वस टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू R की वैल्यू 0.0821, और टेम्परेचर हम लोग रख रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन, अपान क्या हो जाएगा, तो N चेंजेबल था, और फैराडे की वैल्यू 96500 कूलम, है ना। तो और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, लॉग बेस 10, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लिख देंगे हम लोग। अब इन सारी वैल्यू को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये पूरा, तो ये हम लोगों का क्या आ जाता है, ये फिक्स हो गया पूरा कांस्टेंट का वैल्यू एक साथ, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 आ जाता है अपान एन लॉग प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यही हम लोगों का क्या कहलाता है, नॉर्स्ट इक्वेशन कहलाता है। ठीक है,
नर्स्ट इक्वेशन। अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये हम लोग अच्छे से समझ लें तो ही बेटर होगा हम लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल बनता है ना। तो देखिए, मान लीजिए हम लोग जिंक कॉपर सेल के लिए बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ना Zn, अगर मैं उसके रिएक्शन की बात करूं तो Zn का ऑक्सीडेशन हुआ था, Zn पॉजिटिव 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, लेकिन वहीं कॉपर का रिडक्शन हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट किया था और Cu में कन्वर्ट हुआ था। नेट रिएक्शन अगर हम लोग देखें, पहले तो स्टेट मेंशन कर दिया जाए, ये सॉलिड था, ये एक्वस था, ये एक्वस था और यहाँ पर ये भी सॉलिड था। तो नेट रिएक्शन हम लोगों को क्या मिलेगा, Zn जो है वो सॉलिड स्टेट में प्लस Cu पॉजिटिव 2, ये किसे मिलेगा, एक्वस स्टेट में, और ये दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को Zn पॉजिटिव 2 किसे मिलेगा, एक्वस स्टेट में, प्लस Cu हम लोगों को मिलेगा सॉलिड स्टेट में। अब अगर इस रिएक्शन को हम लोगों को नर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान रहे सॉलिड का कंसंट्रेशन तो हम लोग लेंगे नहीं, यानी कि ये दोनों चीजें हट जाएंगी। चलिए, ई सेल अगर हम लोगों को निकालना था, ई सेल ये नॉट नहीं है, इस वजह से मैं इसको यहाँ से इरेज भी कर देता हूँ, है ना। ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल, जो कि हम लोग कहाँ से कैलकुलेट कर रहे थे, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड किए थे, माइनस 0.0591 अपान एन। तो अब जरा बताइए इस रेडॉक्स रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, 2। तो मैं यहाँ पर n की वैल्यू क्या लिखूंगा, 2। कहीं आप गलती से ऐसा ना कर दें कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों इलेक्ट्रॉन को आपस में ऐड कर दें। तो भाई साहब यहाँ पर समझने की जरूरत है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है वही ये 2 इलेक्ट्रॉन है, उसी को तो कॉपर ने एक्सेप्ट किया है। टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 ही है, ना कि 4 हो गया है। ऐसा अगर कर देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, है ना। ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वही इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में गेन हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 ही इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 2। क्लियर है। अब लॉग हो गया हम लोगों का बेस 10 के साथ। प्रोडक्ट में हम लोग किसको लेंगे, तो कॉपर तो हम लोगों का सॉलिड स्टेट में है, तो प्रोडक्ट में केवल आएगा Zn पॉजिटिव 2 कंसंट्रेशन। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा Zn पॉजिटिव 2 कंसंट्रेशन अपान, यहाँ पर रिएक्टेंट में हम लोग किसको लेंगे, तो Cu पॉजिटिव 2 कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर मैं लूंगा Cu पॉजिटिव 2 कंसंट्रेशन। अब जो भी 1 मोलर, x मोलर, y मोलर जो भी दिया होगा उसको रखकर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ई कैथोड अभी वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे, इस पर्टिकुलर सेल के लिए तो 1.10 वोल्ट आ रहा था, है कि नहीं। तो ये हम लोगों का हो गया। क्लियर है। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस चीज को हम लोग अच्छे से समझ लें तो हम लोगों का काम हो जाएगा। अच्छा जरा आप सोचिए कि नॉट इक्वेशन में पूछ क्या क्या सकता है, तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, और क्या था भाई, तो माइनस 0.0591 अपान एन किए थे, और लॉग प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट किए थे। यही तो किए थे आप, यही तो था हम लोगों का नॉस्ट इक्वेशन। इतनी बार लिख लो कि एटलीस्ट फॉर्मूला तो तुमको सारी चीजें याद हो जाएं। अब जरा सोचो, ई सेल तो पूछा ही जा सकता है, या तो इस तरीके का न्यूमेरिकल बन सकता है कि सेल पोटेंशियल बता दीजिए भैया कितना होगा, सेल पोटेंशियल, या फिर क्या पूछ सकता है, ई नॉट सेल तो नॉस्ट इक्वेशन से पूछेगा नहीं, इसका फॉर्मूला तो अभी हम लोग किए हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड कर रहे थे एसआरपी की वैल्यू के साथ, है ना। एन तुमसे पूछने नहीं जाएगा, एन तो तुमको रखना ही पड़ेगा जो भी कैलकुलेशन करना होगा रिएक्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंडिविजुअली पूछ सकता है, या फिर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंडिविजुअली पूछ सकता है, या फिर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट किसका फॉर्मूला था भाई, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट फॉर्मूला था किसका, तो केसी का, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुमसे पूछ सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये बात समझ में आया कि नॉस्ट इक्वेशन पे कितने कैसे न्यूमेरिकल बनेंगे, या तो सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए बनेगा, या फिर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए बनेगा, या फिर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए बनेगा, या दोनों एक साथ, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए तुमसे पूछा जा सकता है। पैटर्न समझ में आया। अब चलो पहले तो हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लें।
यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं SHE, connected with a solution whose pH is 10। ठीक है, एक ऐसे इलेक्ट्रोड यानी कि सेल्फ पोटेंशियल कैलकुलेट करिए जिसमें सॉल्यूशन जो है ना, SHE का कंसेप्ट हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन का जो pH है वो कितना है भाई, 10 है, और इसमें हम लोग SHE को इंसर्ट कर रहे हैं। एक ऐसा ट्यूब होता था, अगर आपको ध्यान हो, प्लेटिनम की प्लेट होती थी, प्लेटिनम का ही वायर लगा रहता था, इधर से H2 गैस पास कराते थे, है ना। तो ऐसे में अगर pH सॉल्यूशन का 10 हो तो आपको कैलकुलेट करना है इस सेल का सेल पोटेंशियल। तो अब जान लीजिए, सबसे पहले तो हमको सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जानने की जरूरत है। तो हम लोग pH का फॉर्मूला क्लास 11 में पढ़े थे। pH इक्वल टू क्या होता था, तो नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर नहीं याद है तो यहां से नोट कर सकते हो और अच्छे से याद कर लो। अब अगर हम लोगों को H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ही निकालना है तो हम क्या करेंगे, चूंकि बेस 10 ही लेकर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 10 टू पावर माइनस pH। ठीक है, और pH की वैल्यू हम लोगों के पास क्वेश्चन में कितना गिवन था, तो 10 गिवन था, यानी कि मैं H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू ले सकता हूं 10 टू पावर माइनस 10 मोलर। तो कंसंट्रेशन तो हम लोगों को मिल गया। अब अगर हम लोग बात करें सॉल्यूशन का रिएक्शन की, तो H पॉजिटिव का कैसा रिएक्शन होता था, तो सॉल्यूशन में जो भी H पॉजिटिव थे वो रिड्यूस होते थे, यानी कि H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता था और हाफ मोल H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता था। यहां पर ये एक्वस में है और यहां पर गैसियस स्टेट में है ना। अब इसमें अगर हम लोग नॉस्ट इक्वेशन लगाएं तो E सेल इक्वल्स टू, मैं यहां पर लिखूंगा E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान n की वैल्यू कितनी है भाई, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो 1, तो मैं यहां पर कर दूंगा 1, और लॉग प्रोडक्ट में हम लोगों के पास रिएक्शन में क्या है, कुछ नहीं है, कोई एक्वस मीडियम नहीं है, तो मैं यहां पे कर दूंगा 1 अपान H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हम लोग यहां पर निकाल चुके हैं, ये कितना आ गया था 10 टू पावर माइनस 10, यानी कि E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान 1, और यहां पे मैं लिख दूंगा लॉग 1 अपान 10 टू पावर माइनस 10 मोलर, है ना। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, कंसंट्रेशन को तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा। ठीक है, अब SHE के लिए हम लोगों को पता है E नॉट सेल की वैल्यू कितनी होती है भाई, तो 0 होता है। मैं यहां पर लिख दूंगा E नॉट सेल फॉर SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कितना होता है, 0। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैं यहां पर अगर कैलकुलेशन को आगे बढ़ाऊं तो 0 माइनस क्या हो जाएगा, 0.0591 अपान 1, और लॉग, और अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, तो 10 टू पावर 10, है ना। और log 10 टू पावर 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 0 भी अब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा, और 1 से डिवीजन देने पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो माइनस 0.0591 इंटू क्या हो जाएगा 10, यानी कि ये कितना आ जाएगा, माइनस 0.591 वोल्ट। तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे ही हम लोग 10 टू पावर माइनस 10 pH वाले सॉल्यूशन से कनेक्ट कराएंगे तो वहां पर सेल पोटेंशियल SHE के साथ हम लोगों को 0.591 का देखने को मिलेगा। क्लियर है कंसेप्ट। दूसरा मैं क्वेश्चन लिखता हूं तुम्हारे लिए। मान लो हम लोगों के पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल, कैलकुलेट द EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द फॉलोइंग सेल, और हम लोगों के पास क्या दिया है, सेल का एक रिएक्शन बना रहा है। Ni जो है हम लोगों के पास क्या है, सॉलिड है, प्लस 2Ag पॉजिटिव है, जो कि हम लोगों का कैसा है, तो एक्वस मीडियम में है, और इसका कंसंट्रेशन हम लोगों के पास दे दिया है 0.002 मोलर,
और ये रिएक्शन करके क्या बना रहा है भाई, तो Na+2 और कितना दिया है, तो 0.160 वोल्ट दे दिया, सॉरी मोलर, और 2 Ag हम लोगों के पास दे दिया, जो कि क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। E0 सेल की वैल्यू भी हम लोगों के पास इस क्वेश्चन में दे रखा है, कितना, 1.05 वोल्ट। ऐसे में अगर हम लोगों को इस कंसंट्रेशन पे फाइंड आउट करना है, 1 मोलर तो है नहीं, तो हम ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे नर्स इक्वेशन को अप्लाई करके। क्या फॉर्मूला था, अगेन मैं बोला हूं कि फॉर्मूले को इतनी बार लिखो, हर क्वेश्चन में लिखो, क्योंकि फॉर्मूला लिखने पर भी हाफ मार्क्स मिलता है ना। तो E0 सेल माइनस 0.0591 अपान n लॉग और प्रोडक्ट अपान क्या कर देंगे हम लोग, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, है ना। E0 सेल की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, अगले ही जस्ट बार में मैं पुट करूंगा 1.05 वोल्ट माइनस 0.0591 अपान n की वैल्यू कितनी है, तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, आप या तो ऑक्सीडेशन वाले को देख लीजिए या फिर रिडक्शन वाले को। यहाँ पर मैं देखता हूँ निकल के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो 0, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो निकल के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, यानी कि 0 से 2 हो रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो मैं यहाँ पर डिवीजन दे दूंगा 2 से और लॉग। अब प्रोडक्ट के बारे में सोचो, तो प्रोडक्ट में किसका कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, Na+2 का कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, यानी कि मैं यहां पर सीधे सीधे रख दूंगा 0.160 मोलर अपान हम लोग क्या करेंगे, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट में निकल तो सॉलिड है, यानी कि Ag का कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, जो कि हम लोगों के पास कितना है, तो 0.002, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस इक्वेशन में ये 2 था, तो हम लोग यहाँ पर 2 पावर कर देंगे, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, अब इसके बाद आप डायरेक्टली सॉल्व करके लिख सकते हैं, एक स्टेप आपको लिखना है फॉर्मूला लिखने के बाद कि आपने कहाँ पे क्या वैल्यू पुट किया है ना। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता है, 0.914 वोल्ट, ठीक है। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड सारे कैलकुलेशंस और सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या चीजें क्या हैं, क्लियर हो गई होंगी। अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल से रिलेटेड सारे मेजरमेंट, सारे कैलकुलेशंस को देखेंगे, अच्छे एग्जांपल्स को भी देखेंगे। ओके।